हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लीडर या नेता के कार्य। और इसके साथ साथ हम एक अन्य टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे जो कि है नेता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडर। इससे पहले की वीडियो में हमने यह देखा था कि नेतृत्व क्या होता है और नेता के प्रमुख रूप से कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्रैचफील्ड और वेलेची ने नेता के प्रमुख रूप से दो कार्य बताए, प्राइमरी और एसेसरी। प्रधान कार्य उन्हें कहा जाता है जिसे करना नेता के लिए अनिवार्य होता है। यदि वह अपने पद पर बना रहना चाहता है तो उसे इन कार्यों को करना ही पड़ता है। ऐसे कार्यों में प्रमुख है कार्यकारिणी के रूप में नेता। कार्यकारिणी के रूप में नेता समूह के कार्यक्रमों का संचालन एवं निर्देशन करता है। समूह के सभी क्रियाओं पर उसे सर्वोच्च संचालक माना जाता है। यहाँ पर जो समूह है उस समूह के सभी सदस्यों के सबसे ऊपर उसको सर्वोच्च संचालक माना जाता है किसी कार्य का। और वह क्या करता है, वह उस कार्य का सभी सदस्यों के बीच में एक उचित बंटवारा करता है, ना किसी को बहुत ज़्यादा काम और ना ही किसी को बहुत कम काम। इसके साथ साथ कभी कभी वह अपना कार्य क्षेत्र, अपना कार्यभार दूसरों पर भी सौंप देता है या दूसरों को भी सौंप देता है। इस तरह से कार्यकारिणी के रूप में नेता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं योजना निर्माता के रूप में नेता। नेता का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य समूह के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक योजना बनाना होता है। जो नेता रहता है वह क्या करता है, वह एक प्लान बनाता है कि कैसे जो समूह का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जाए। जैसे अगर हम क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लें तो क्रिकेट टीम जिसमें 11 सदस्य हैं उनका एक नेता होता है जिसे हम कैप्टन कहते हैं। और कैप्टन का क्या कार्य होता है कि वह एक प्लान बनाए, एक ऐसा प्लान बनाए जिसके द्वारा समूह यानी उस पूरे टीम के जो उद्देश्य है, टीम का उद्देश्य क्या है कि मैच को जीतना, विपक्षी टीम को जीतने न देना, उनको हराना और स्वयं जीतना। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो टीम लीडर है वह क्या करता है, वह एक प्लान बनाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नेता समूह के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों एवं तरीकों का एक पूर्ण योजना तैयार करता है। और लक्ष्यों की प्राप्ति के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही तरह की योजनाओं को नेता द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे अगर क्रिकेट टीम का ही एग्जाम्पल एक बार फिर से ले तो मान लीजिए एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट, एक वर्ल्ड कप हो रहा है। तो उसमें क्या है, उसमें जो लीडर रहता है उसको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों बना के चलने पड़ते हैं कि कैसे हम आज का मैच जीते और किस तरीके से हमें पूरे टूर्नामेंट में खेलना है ताकि हम फाइनल तक पहुँचे और फाइनल भी जीते हैं। अगला प्राइमरी कार्य है नीति निर्माता के रूप में नेता। नेता समूह के लक्ष्यों एवं नीतियों का निर्माता भी होता है। किसी भी समूह में दो तरह की नीति हो सकती है, आंतरिक नीति तथा बाह्य नीति। इन दोनों का निर्माण नेता के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है विशेषज्ञ के रूप में नेता। नेता समूह के सदस्यों के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करता है तथा परामर्श देता है। समूह के सदस्यों में ऐसा विश्वास होता है कि नेता को अपने समूह की समस्याओं के बारे में उच्चतम तकनीकी ज्ञान होगा। जो समूह के सदस्य रहते हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को नेता बनाया है, उन्हें यह भी विश्वास रहता है कि हम जिस व्यक्ति को नेता बना रहे हैं उसके अंदर इतनी क्षमता है, वह इतना काबिल है कि हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालेगा और जो हमारी समस्याएं हैं उनको समाप्त करेगा। और उन्हें यह भी पता होता है कि यह जो नेता है हमारा वह एक विशेषज्ञ है, उसे चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और यह विश्वास सदस्यों में जितना अधिक होता है नेता की शक्ति भी उतनी अधिक मानी जाती है। और इसका परिणाम यह होता है कि नेता के चारों तरफ
शक्ति का ध्रुवीकरण हो जाता है। और इस विश्वास के कारण ही जो सदस्यगण है, जो उसके मेंबर्स हैं ग्रुप के, वह सभी नेता को मार्गदर्शन करने का आग्रह करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाह्य प्रतिनिधि के रूप में नेता। किसी भी बड़े समूह के सभी सदस्यों के लिए यह संभव नहीं है कि सब मिलकर ही पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करें। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो यह संभव नहीं है कि अगर कोई विश्व मंच पर कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो देश के सभी नागरिक वहां पर उपस्थित हो। इसीलिए जो हमारा नेता है, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे राष्ट्रपति हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे देश के प्रतिनिधि हैं जो विश्व मंच पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह के बाहर जो प्रतिनिधित्व का कार्य होता है वह भी नेता को ही संभालना पड़ता है। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं दंड के प्रबंध के रूप में नेता। नेता अपने समूह के सदस्यों को दंड एवं पुरस्कार भी देता है। जो सदस्य समूह के मानक के अनुकूल व्यवहार करते हुए समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं, उन्हें नेता उचित पुरस्कार देता है। यानी जो सदस्य समूह के कार्यों में हाथ बटाते हैं और समूह का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो नेता उनसे प्रसन्न होता है और परिणाम स्वरूप उन्हें पुरस्कार भी देता है। कई बार यह पुरस्कार नगद रूप में भी होता है और कई बार उनकी पदोन्नति करके या उन्हें वर्बली बोलकर प्रशंसा करके भी पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो सदस्य समूह के मानक के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तथा जिनके कार्यों से समूह का जो लक्ष्य है वह बाधित होता है, समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यक्तियों को नेता दंड भी देता है और दंड के स्वरूप में उसे उस समूह से निकाला भी जा सकता है। तो ये थे कुछ प्रमुख या प्राइमरी फंक्शंस। अब हम बात करते हैं नेता के कुछ सहायक कार्य के बारे में। सहायक कार्य से तात्पर्य वैसे कार्यों से होता है जिसे नेता या तो स्वयं करने को ठान लेता है या समूह के सदस्यों के आग्रह पर करने का निश्चय लेता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें नेता का स्वयं इंटरेस्ट होता है, वह अब खुद ही इंटरेस्ट दिखाता है कि हाँ इस कार्य को करना है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि समूह के बाकी सदस्य उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काम कर दीजिए या ये काम होना चाहिए, तो नेता उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही प्रमुख सहायक कार्य बताए गए हैं जिनमें पहला है आदर्श के रूप में नेता। नेता समूह के सदस्यों के लिए एक आदर्श या मॉडल के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जो नेता का व्यवहार होता है वह एक नमूना होता है, एक मॉडल होता है, और जो उस सदस्य हैं, जो उस ग्रुप के सदस्य हैं, वह भी अपने नेता की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। तो यदि नेता का व्यवहार एक आदर्श रूप में होगा, वह समाज के नियमों एवं मानकों के अनुरूप कार्य करेगा, तो उसके जो सदस्य हैं वह भी उसका अनुसरण करेंगे और उनका कार्य भी समाज के नियमों एवं मानकों के अनुसार ही होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर समूह के प्रतीक के रूप में नेता। नेता अपने समूह के प्रतीक के रूप में भी कार्य करके समूह में एकता तथा निरंतरता बनाए रखता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे समूह को उस प्रतीक द्वारा आसानी से जाना जाता है तथा समूह के स्वरूप को भी समझा जाता है। जैसे अगर हम वर्तमान में बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। श्री नरेंद्र मोदी कई बार इनके नाम से ही जो अन्य नेता हैं वह अपना चुनाव जीते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतीक के रूप में देखे गए हैं। सिद्धांतवादी के रूप में नेता। नेता समूह के सदस्यों के लिए एक सिद्धांतवादी के रूप में कार्य करता है। वह समूह के सिद्धांतों, मूल्यों,
मानकों के अनुरूप व्यवहार कर सदस्यों के सामने एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में पेश आता है। नेता जब एक सिद्धांतवादी के रूप में अपने समूह के सदस्यों के सामने पेश आता है तो उसके पीछे एक खास उद्देश्य भी होता है, और वह उद्देश्य क्या होता है कि समूह के अन्य सदस्य भी उन सिद्धांतों के अनुकूल ही व्यवहार करें। नेक्स्ट है पिता तुल्य के रूप में नेता। संवेगात्मक भूमिका के ख्याल से जो स्थान पिता का अपने परिवार में होता है, करीब करीब वही स्थान नेता का अपने समूह में होता है। जिस तरह से परिवार के सदस्य अपने पिता को धनात्मक सांवेगिक भावों का केंद्र मानते हैं, उसी तरह से समूह के सदस्य भी नेता को धनात्मक सांवेगिक भावों का केंद्र बिंदु मानकर उनके साथ तादात्म्य में स्थापित करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नेता होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं, उन्हें जो उस समूह के सदस्य हैं वह अपने पिता के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं, उनकी आशाएं उनसे जुड़ी होती हैं, और उनका जो पूर्व अनुभव रहता है वह यह रहता है कि जब भी उन्होंने कोई रिक्वेस्ट किया है या उनकी कोई इच्छा रही है तो वह नेता के द्वारा पूरी की गई है। इसीलिए उस नेता में वह अपने पिता की छवि देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर नेता के कार्य समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं नेता के प्रकार के बारे में। समाजशास्त्रियों एवं समाज मनोवैज्ञानिकों ने नेता के कई प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें से हम यहाँ पर बोगार्डस के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बोगार्डस ने नेता के निम्नलिखित 5 प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेतृत्व, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लीडरशिप। प्रत्यक्ष नेतृत्व में नेता का संबंध अनुयायियों के साथ सीधा होता है। कह सकते हैं कि जो नेता रहता है वह अनुयायियों के साथ, अपने जो फॉलोअर्स रहता है उनके साथ फेस टू फेस बात करता है। वह अपने समूह के सदस्यों के साथ सीधे बातचीत करता है, उनकी समस्याओं के बारे में सुनता है तथा उनके समाधान के बारे में भी सुझाव पेश करता है। इस तरह से प्रत्यक्ष नेतृत्व के सदस्य नेता को देख सकते हैं, सुन सकते हैं तथा उनसे बातचीत कर सकते हैं। और जो अप्रत्यक्ष नेतृत्व होता है उसमें नेता में समूह का संबंध अनुयायियों के साथ अप्रत्यक्ष होता है, यानी वहाँ पर जो समूह के सदस्य हैं वह प्रत्यक्ष रूप से उस नेता से सीधे बातचीत नहीं कर सकते हैं, और ऐसे नेता अप्रत्यक्ष रूप से अपने अनुयायियों के विचारों को प्रभावित करते हैं तथा उन पर नियंत्रण करते हैं। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने क्षेत्र के अनुयायियों पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे एक लेखक है, वह प्रत्यक्ष रूप से अपने फॉलोअर्स के सामने नहीं आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पुस्तकों के माध्यम से वह अपने फॉलोअर्स के विचारों को प्रभावित करता है, उनकी मान्यताओं को प्रभावित करता है और उन्हें अपने अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा प्रकार है सापक्षीय एवं वैज्ञानिक नेतृत्व, पार्टीशन एंड साइंटिफिक लीडरशिप। सापक्षीय नेतृत्व में नेता अपने समूह के पक्ष में कार्य करता है। दूसरे समूह के सामने ऐसा नेता अपने समूह के सिर्फ अच्छाइयों एवं प्रशंसाजनक पहलुओं की ही चर्चा करता है और बुरे एवं निंदनीय पहलुओं को छुपा लेता है। जो सापक्षीय नेता होता है या पार्टीशन लीडर होता है, वह क्या करता है, वह जब भी उसको अपने समूह के बारे में दूसरे व्यक्तियों को बताना होता है तो वह केवल यही बताता है कि हाँ, मेरा समूह बहुत ही अच्छा है, मेरे समूह में जो व्यक्ति हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सम्मान करते हैं और उनका जो कार्य रहता है वह हमेशा सामाजिक मानकों के अनुरूप रहता है। इस तरह का जो नेता होता है उसका प्रयत्न यही रहता है कि उसका समूह अन्य समूहों की तुलना में सबसे अच्छा समझा जाए। और अगर हम आजकल की जो राजनीति हो रही है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो सभी पार्टियां हैं, सभी के सभी सापक्षीय नेतृत्व के अंदर कार्य कर रही हैं। दूसरा है वैज्ञानिक नेतृत्व। वैज्ञानिक नेतृत्व में नेता सत्य एवं न्यायप्रियता पर
अधिक बल डालता है। इस तरह का नेता अपने समूह की अच्छाइयों एवं बुराइयों दोनों पक्षों की चर्चा करता है। सत्य की खोज में अच्छे तथ्य एवं बुरे तथ्य दोनों को वह प्रकाश में लाता है। यहाँ पर वह कोई भेदभाव नहीं करता है। जो साइंटिफिक लीडर होता है वह कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर उसे समाज के सामने अपने समूह के बारे में बताना होता है तो वह समूह की अच्छाइयों और समूह की बुराइयां दोनों के बारे में समान रूप से बताता है। और जो इस प्रकार के लीडरशिप होते हैं वह कहाँ पर देखे जाते हैं, तो वह जो साइंटिफिक एरियाज़ हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार के लीडर्स अधिक देखे जाते हैं। कि जो बड़े वैज्ञानिक हैं, अगर उनका जो ग्रुप है वो कोई कार्य कर रहा है, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो वह उस कमियों के बारे में भी दूसरों को बताते हैं। तीसरा टाइप है यहाँ पर सामाजिक कार्यकारिणी एवं मानसिक नेतृत्व, सोशल एग्जीक्यूटिव एंड मेंटल लीडरशिप। सामाजिक नेतृत्व में नेता अपने समूह के लिए सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्य करता है। इस तरह के नेतृत्व में अनुयायियों के साथ नेता का प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का निराकरण एक खुले वातावरण में होता है। अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के नेता में समाज सेवी गुणों की प्रधानता होती है। वहीं पर मानसिक नेतृत्व में नेता अपने कार्यों को करने के लिए एक एकांकी और शांतिपूर्ण वातावरण की मांग करता है। उसे अपने कार्य करने के लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां पर कोई दूसरा पर्सन ना हो जो कि उसको डिस्टर्ब कर सके। और इस तरह के नेता अपने विचारों द्वारा दूसरों के दिल दिमाग पर इस तरह का प्रभाव डालते हैं कि वह लोग उनके कहे अनुसार व्यवहार करने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। जो मानसिक नेतृत्व वाला नेता रहता है उसका प्रभाव काफ़ी अधिक होता है और वह जो भी कहता है, जो भी कार्य के लिए आदेश देता है, उसके जो अनुयायी हैं या उस समूह के जो सदस्य हैं वह सभी उस कार्य को करने के लिए तुरंत प्रेरित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यकारिणी नेतृत्व के बारे में। तो कार्यकारिणी नेतृत्व में नेता में सामाजिक एवं मानसिक दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। अभी जो हमने देखा पहले सामाजिक उसके बाद मानसिक, तो कार्यकारिणी में क्या है, यहाँ पर दोनों तरीके के गुण पाए जाते हैं। और ऐसे नेता में एक अच्छे समाज सेवी का गुण तो होता ही है और इसके साथ साथ उनके अंदर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की भी क्षमता होती है। ऐसे नेता में शासन एवं प्रबंधन संबंधी गुणों की भी अधिकता पाई जाती है। वह शासन के कार्यों और अगर कोई मैनेजमेंट का कार्य है तो उस कार्य को वे बड़ी निपुणता के साथ करते हैं। अब हम बात करते हैं सत्ताधारी, करिश्माई, पैतृक एवं प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व के बारे में। ऑटोक्रेटिक, करिश्मेटिक, पैटर्नल एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ताधारी नेतृत्व या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में। इसमें नेता अपने समूह का सर्वेसर्वा होता है। ऐसे नेता को निरपेक्ष अधिकार अधिक होता है। वह समूह के सभी नीतियों एवं योजनाओं को स्वयं बनाता है और उसे लागू करता है और इसके साथ साथ अपनी इच्छा से दंड एवं पुरस्कार भी देता है। और इसके लिए वह किसी के सामने ना तो उत्तरदायी होता है और ना उससे कोई सवाल पूछ सकता है। और ऐसे नेताओं को अपने सदस्यों के अच्छाई बुराई या उनका भला हो रहा है या उनका बुरा हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे नेता एक तानाशाह के रूप में कार्य करते हैं जो कि सिर्फ अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को ही सबसे ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट है करिश्माई नेतृत्व। करिश्माई नेता का नेतृत्व कुछ करिश्मों या चमत्कारी कार्यों पर निर्भर करता है। ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि इनमें कुछ अद्वितीय एवं असाधारण गुण पाए जाते हैं। ऐसे नेताओं में पर्याप्त साधना, प्रयत्न एवं ऐसे ही अन्य गुणों के कारण कुछ चमत्कार दिखाने की
वास्तविक एवं काल्पनिक शक्ति मौजूद होती है। जैसे जादूगर हुए, धार्मिक नेता हुए, पीर, पैगंबर, साईं आदि इसी श्रेणी में आते हैं। और ऐसे नेता का नेतृत्व तब तक चलता है जब तक कि उसमें चमत्कार करने की शक्ति मौजूद होती है। पैतृक नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों के लिए पिता समतुल्य होता है। अनुयायियों के मन में इस तरह के नेता के प्रति अधिक श्रद्धा एवं आदर का भाव होता है। ऐसे नेता भी एक पिता के समान अपने अनुयायियों के उचित अनुचित का ख्याल रखते हैं। इसके बाद अगला टाइप है प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व सत्ताधारी नेतृत्व के ठीक विपरीत का है। इस तरह के नेता समूह के सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हैं और उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद ही किसी नीति या योजना का निर्माण करते हैं। इस तरह के नेता एवं सदस्यों के बीच सीधा संबंध होता है। ऐसे नेता सदस्यों की सुख सुविधाओं एवं भावनाओं की कद्र करते हैं तथा अपने विचारों एवं इच्छाओं को उन पर जबरदस्ती नहीं थोपते हैं। यहाँ पर जो नेतृत्व होता है वह सेंट्रलाइज नहीं होता है, वह डिसेंट्रलाइज होता है, वह सबके बीच में बटा होता है। लास्ट में हम बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि है पैगंबर, संत, विशेषज्ञ एवं मालिक का नेतृत्व। पैगंबर एक नेता होता है जो भगवान या किसी अन्य तरह के अलौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम मानते हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो पैगंबर साहब हो, इन सबको हम मानते हैं कि ये सभी क्या है, ये जो ईश्वर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ऐसे नेता अपने क्रियाओं एवं व्यवहारों द्वारा लोगों के मन में यह आस्था उत्पन्न कर देते हैं कि भगवान की सारी शक्ति उनके अंदर आ गई है, और ऐसी शक्ति देखकर अनुयायी उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और भगवान के समान ही उनकी भी पूजा करने लगते हैं तथा उनकी बातों को भगवान का वाक्य या ब्रह्म वाक्य समझ लेते हैं। संत लोग ईश्वर भक्ति एवं अपने पवित्र आचरण द्वारा दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं, उन पर आधिपत्य जमाते हैं और उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसे अलौकिक ही कहा जा सकता है। और इन विशेषताओं से आम व्यक्ति काफ़ी प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं हम विशेषज्ञ के बारे में। विशेषज्ञ वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो एक खास क्षेत्र में किसी विषय के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी विशेष कार्य कला में निपुण होते हैं और अपनी इस विशिष्टता के कारण ही वह लोगों के बीच में पूजे जाते हैं और लोगों का उन पर विशेष अधिकार बना रहता है। जैसे अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो वह अपने फील्ड के यानी क्रिकेट के वह एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और इसी के कारण लोग उन्हें मानते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि नेता के कौन कौन से कार्य होते हैं और नेता के कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद।